Hello everyone, this is Kavita Shakya. Today we are here to discuss Jean Piaget's theory of cognitive development. This theory is very useful for CTET, DSSB and other teaching exam. So आइए हम theory discuss करते हैं और जानते हैं कुछ इससे related important बातें जो different teaching exams में लगातार पूछी जाती रही हैं। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में इनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जाते रहे हैं। जीन पियाजे का जन्म स्विट्ज़रलैंड में 9 अगस्त 1896 को हुआ था। ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स। अर्ली एज में इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है नेचुरल साइंस की तरफ दिखाया। सो ही कंटिन्यूड टू स्टडी द नेचुरल साइंस एंड रिसीव्ड हिज PhD इन जियोलॉजी। एंड जीन पियाजे जो है इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने खुद के 3 बच्चों पर रिसर्च की और अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो हमें दी। अपनी थ्योरी में जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की ग्रोथ को समझने के लिए। ये जो टर्म है किस तरह से एक बच्चा चीज़ों को एसिमिलेट करता है और न्यू सिचुएशंस को किस तरह से एकोमोडेट करता है उस चीज़ को समझाया गया है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को एसिमिलेट करना। जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपने स्कीमास को। स्कीमा का यहाँ मीनिंग होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, कि वो अपने नॉलेज को ब्लॉक की फॉर्म में अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। फिर हमारी सेकेंड स्टेज आती है अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, तो ये इक्विलिब्रेशन भी हो सकती है और डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक बच्चा जैसे उसके पहले से उसके माइंड में कुछ चीज़ें हैं और वो उस चीज़ को दोबारा से एसिमिलेट करता है, तो अगर उसके पहले के स्कीमास उस चीज़ में फिट बैठते हैं तो वो चीज़ जो है वो संतुलन की अवस्था में होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो न्यू सिचुएशंस फेस करता है जो कि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, जहाँ पर उस बच्चे की जो प्रीवियस स्कीमाज हैं वो न्यू सिचुएशंस में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। तो वह जो है वो अपने स्कीमाज में चेंज करने की कोशिश करता है और जो चेंज होता है यही चेंज है अकोमोडेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक बच्चे ने पहले जो है डॉग देखा था, उसे पता है कि जो डॉग होता है उसके 4 पैर होते हैं या उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। लेकिन फिर वो एक बार अपनी मम्मी के साथ जो है वो बाहर जा रहा होता है और वो जो है एक बकरी देखता है। तो बकरी के भी 4 पैर हैं, एक पूँछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका जो अपीयरेंस है उसे वो डॉग से काफ़ी अलग लगता है। तो वह उसके जो प्रीवियस स्कीमाज हैं वो उस न्यू सिचुएशन में फ़िट नहीं हो पा रहे होते। तो इस तरह की सिचुएशन में वो दोबारा से जानने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है। जब उसकी मम्मी उसे बताती है कि ये बकरी है तो वो जान पाता है कि हाँ एक डॉग है या इस तरह की जो चीज़ है वो बकरी है। तो इस तरह की जो नई नई सिचुएशंस वो रोज़ाना की अपनी लाइफ में हैंडल करता है और न्यू स्कीमास बनाता है, अपने पुराने स्कीमास में चेंज करता है। तो यही जो चीज़ है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहलाती है। तो ये जो टर्म्स हैं इस थ्योरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग एंड मेमोरी प्रोसेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन दीज प्रोसेस। कॉग्निशन का अर्थ है हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया, वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि ये जो हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया है इसमें किस तरह से बदलाव आ रहा है। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी को 4 स्टेजेस में बांटा। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हर स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इस स्टेज का टाइम पीरियड बर्थ टू 2 ईयर्स माना गया है। इस स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसकी एक और विशेषता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड से हम इसे समझ सकते हैं। एक जो बच्चा होता है उसके लिए वस्तु तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक वो उसके आंखों के सामने होती है। जैसे उसके आंखों के सामने से वो वस्तु हटती है तो वो उसके माइंड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है।
ऐसा 7-8 मंथ के बच्चे के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसके माइंड में चीज़ों की छवि बनना शुरू हो जाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट, स्कीमाज इन्वॉल्व एक्शन। इस एज में बच्चा अपने स्कीमाज डेवलप करता है और उसके जो कार्य हैं वो स्कीमाज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगली जो विशेषता है उसमें है इमिटेशन। इस एज में जो बच्चा होता है वो किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए इमिटेशन का इस्तेमाल करता है। वह दूसरों को जो करते हुए देखता है, बोलता है, सुनता है, उन्हीं चीज़ों को इमिटेट करके अपने एक्शंस करता है। अगली विशेषता इसकी है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मेमोरी डेवलप होना शुरू होती है। वो कई वर्ड्स को सीखता है, कई वस्तुओं के बारे में जानता है, समझता है और उसे अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। सेकेंड स्टेज इज़ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का टाइम पीरियड 2 to 6-7 ईयर्स माना जाता है। इस स्टेज की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में बच्चा किसी भी सिचुएशन के लिए अपने खुद के लॉजिक्स बनाता है, उसे जनरलाइज करता है, फिर वो लॉजिक जो है वो सही हो या गलत हो वो उसके खुद के लॉजिक होते हैं। सेकेंड विशेषता है इसकी लैक ऑफ हेरारिकल क्लासिफिकेशन। इस स्टेज में बच्चा जो है वो चीज़ों को क्लासीफाई करने में उसे प्रॉब्लम आती है। वो चीज़ों को उसकी समानता, असमानता या कलर या शेप के बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। थर्ड इज़ एनिमिज्म। इस स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसे माना जाता है। इस विशेषता के अंतर्गत जो बच्चा है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग समझता है। उसे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जो डॉल है उसे भी भूख लगती है, उसे भी नींद की ज़रूरत है, उसे भी दर्द महसूस होता है। इसीलिए इस स्टेज को टॉय एज भी कहा जाता है। फोर्थ इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जब हम एक बच्चे को माना कि 2 रोप देते हैं और दोनों को अलग अलग मैनर में रखते हैं, वो सेम साइज़ के, लेकिन बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि उसकी जो लेंथ है वो सेम है। या इसी तरह से और भी एग्जांपल्स है। अगर हम बीड्स का एग्जांपल लें, अगर हम कुछ बीड्स से एक माला बनाते हैं और कुछ उतने ही बीड्स को अगर हम अलग रखते हैं तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि ये माला जो है इतने बीड्स से बनी हुई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में देखने को हमें मिलती है। फिफ्थ इज सिम्बॉलिक थिंकिंग। इस एज में जो बच्चा है वो सिम्बॉलिक थिंकिंग करता है। अपने वो कुछ जेस्चर्स, कुछ वर्ड्स और कुछ साइन होते हैं जिससे वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को बाइक बोलना है तो वो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो रियल बाइक को राइड कर रहा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है एक बच्चे की। इस समय पे जो बच्चा है उसकी जो मेमोरी में जो वैकेबलरी है वो 200 वर्ड से 2000 वर्ड्स तक जो है एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिज्म। इस स्टेज में जो बच्चा है वो बहुत ही ईगोसेंट्रिक होता है। उसे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो उसी के आसपास घूम रही है, हर चीज़ उससे ही संबंधित है। मेरी माँ, मेरे खिलौने, हर चीज़ उसे अपनी लगती है। Third stage is the concrete operational stage. The term used by Piaget as concrete operational stage to describe this stage as hand-on thinking. Children at this stage start thinking in terms of concrete and logical manner. They develop the ability to understand the physical world. इस स्टेज को पियाजे ने, इसका जो टाइम पीरियड है वो 7 to 11-12 ईयर्स रखा है। इस एज की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे कि हमने सेकेंड स्टेज में पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की कमी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचते हैं उनके अंदर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना डेवलप हो जाता है। वह समझने लगते हैं कि चीज़ों के शेप और साइज से उसकी क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वाटर को सेम वाटर अगर ग्लास में रखा गया है और फिर उसे कटोरे में डाल दिया जाता है तो वह कम और ज़्यादा नहीं होता। तो इस चीज़ को जो है बच्चे वो समझना शुरू कर देते हैं। अब जो बच्चे हैं किसी भी चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट में समझना शुरू करते हैं। सेकंड इसकी जो विशेषता है वो है एबिलिटी टू डिसेंट्रिज्म। द एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर देन वन डायमेंशन और ऑल डायमेंशन एट अ टाइम। वो एक ही समय पे चीज़ों को अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, चीज़ों के अलग अलग एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड इज अटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनके अंदर क्लासिफिकेशन का
गुण जो है वो विकसित हो जाता है। बच्चे चीज़ों को कैटेगराइज कर पाते हैं, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग इस प्रोसेस में जो है वो उसे रख सकते हैं उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर। लास्ट इज रिवर्सिबिलिटी। इस एज में आकर जो बच्चे हैं उनके अंदर रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो विकसित हो जाता है। वो चीज़ों के रिवर्स मैनर में भी जो है वो उसको सोच सकते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा है, अगर उसे बोला जाता है कि उसे पता है कि 3 और 5 8 होते हैं, तो अब वो ये समझ सकता है कि 5 और 3 भी जो है वो 8 होते हैं। तो इस तरह के जो गुण हैं जो सेकंड स्टेज में जो लैक करते हैं वो थर्ड स्टेज में धीरे धीरे करके उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। Last stage is the formal operational stage. This stage is started from 11-12 years till adolescence. Piaget calls this stage as formal operational thinking because adolescence is the stage of dramatic physical changes, emotional changes and developing high order cognitive skills. इस एज को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी चेंजेस जो है बच्चे में देखने को मिलते हैं। इस एज की काफ़ी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। इस एज तक आते आते जो बच्चा है उसके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग का मीन्स है कि बच्चे के अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब वो किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन के अलग अलग फैक्टर्स को सोच सकता है और किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग सॉल्यूशंस को देख सकता है। सेकेंड इसकी जो विशेषता है वो एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म की जो विशेषता है हमें सेकेंड स्टेज में भी बच्चे में देखने को मिली थी। फिर थर्ड स्टेज में ये विशेषता खत्म हो जाती है। वापस से फोर्थ स्टेज में हमें एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो सोचता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की थिंकिंग रखते हैं। इस चीज़ को लेकर जो एडोलसेंस है वो काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। थर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस पीरियड में बच्चे के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोच सकता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। फोर्थ इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। इस टाइम पीरियड में आकर बच्चे के जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक हो जाती है, सिस्टमेटिक हो जाती है, वो एक ऑर्डर में सोच पाता है। यह थी इस टाइम पीरियड की कुछ विशेषताएं जो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी।